हम लोग ये कंक्लूड कर लेंगे, फिर आगे जाएंगे। सबसे पहले बच्चे आप लोग ये देखें कि जो कंडक्टेंस होती है इट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका यही मतलब है, दोबारा वही मैं प्लॉट वाली एग्जांपल दूंगा कि एक ब्लड वेसल है, इसमें से ब्लड सारे का सारा गुजर के इजीली जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडक्टेंस अभी 10 है। अगर इसी ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे कोई क्लॉट बन जाता है, कोई थ्रोम्बस बन जाता है, तो फिर यहाँ से क्या ब्लड जा सकेगा इजीली? नहीं। तो फिर इसकी कंडक्टेंस जो होगी वो 5 हो जाएगी। तो कहने का यह मतलब है ग्रेटर द रेजिस्टेंस लेसर वुड बी द कंडक्टेंस, ग्रेटर द कंडक्टेंस लेसर वुड बी द रेजिस्टेंस। तो आपको यह बताने का पर्पस है कि ब्लड वेसल्स की स्मूथनेस और उनके ल्यूमेन की पेटेंसी होना, ल्यूमेन को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज बच्चे आप लोग ये देखें कि जब भी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो सीरीज के अंदर अरेंज अगर हम लोग करें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सीरीज के अंदर जब भी किसी चीज को पैरेलल के अंदर जब भी किसी चीज को अरेंज किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस हर ब्लड वेसल के अक्रॉस इजीली डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे रेजिस्टेंस RT है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बच्चे जो उसके अक्रॉस वेसल्स हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 1R1, 1R2, 1R3, ऐसा ही है ना। यानी कि एक जो मेन रेजिस्टेंस है वो सारी जगहों पे डिवाइड हो चुका है। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज में बच्चे क्या होता है कि आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर आपको रेसिप्रोकल किए बगैर सारा ऐड ऑन करना पड़ता है। तो आपने एक बात ये याद रखनी है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जो वास्कुलेचर है वो पैरेलल फॉर्म में अरेंज किया है। किस फॉर्म में? पैरेलल फॉर्म में। और पैरेलल फॉर्म में कैसे अरेंज किया? आप लोग बड़ी अच्छी ये जो डायग्राम थी ये दोबारा आप लोग एक दफा देख सकते हैं बच्चे, ताकि आप लोगों को फर्दर ये वाली चीज क्लियर हो जाए। ये देखो जो ये वाली डायग्राम की सारी सर्कुलेशन की, तो इसके अंदर आप देखो कि सारी जो आपके ऑर्गन्स हैं ये जितने भी ये सारे पैरेलल में अरेंज्ड है ना। तो पैरेलल में अरेंज होने का फायदा यह है कि हमारी बॉडी की वेसल्स को कम रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट बात जो आप लोगों को यहाँ पे मैंने बतानी है कि व्हाट इज हीमेटोक्रिट। बच्चे हीमेटोक्रिट बेसिकली होता है कि आरबीसी का कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम मौजूद है एक पूरे के पूरे ब्लड के अंदर। ठीक हो गया। जैसे छोटी सी एक बात मैं आपको करूं कि आप लोग एक जग लीजिए, उस जग के अंदर आप लोग सारे का सारा पानी डालें और 10 पत्थर डाल दीजिए। जब आप 10 पत्थर डालेंगे तो वो नीचे 10 पत्थर बैठ जाएंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे। तो आप कहेंगे कि उस जग का जो हीमेटोक्रेट है वो 10% है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आर्बिट्रेरी यूनिट्स को यूज करते हुए एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को। बिल्कुल इसी तरह बच्चे अगर आपका पूरे का पूरे ब्लड का वॉल्यूम जितना भी है उसके अंदर जितने भी आरबीसीज होते हैं, अगर उनको सेपरेट करके उनकी परसेंटेज निकाली जाए तो नॉर्मली हीमेटोक्रिट बनता है बच्चे तकरीबन 42% तक हीमेटोक्रिट बनता है। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज है, परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल एक रेंज मैंने बताई है, ये चेंज भी हो सकती है। तो आपने याद रखना है कि किसी भी बंदे के अंदर जब भी आरबीसी का जो मैथ होगा वो इंक्रीज करेगा। सारे के सारे आरबीसी अगर उसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं टोटल, तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज करती है। अब आप लोगों को यहाँ पे मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज फर्दर क्लियर हो जाए। इस एक्सिस पे हम लोग लेंगे विस्कोसिटी और दूसरे एक्सिस पे हम लोग लेंगे हीमेटोक्रिट। बच्चे गाइडेंस के अंदर भी ये वाला ग्राफ ऐसे ही बना हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ये पहले ही समझा दूं। इसकी शेप कुछ यूं आती है, जितना ज्यादा हीमेटोक्रेट बच्चे एक लेवल तक जब हीमेटोक्रेट होता है फॉर एग्जांपल 50 तक, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आपने हीमेटोक्रेट बढ़ाया विस्कोसिटी बढ़ी, हीमेटोक्रेट बढ़ाया विस्कोसिटी बढ़ी, हीमेटोक्रेट बढ़ाया विस्कोसिटी बढ़ी। लेकिन एक स्टेट ऐसी आती है आपके हीमेटोक्रेट आप कांस्टेंट भी रखें, उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं, तो आपका विस्कोसिटी जो होती है वो सडन इंक्रीजेस शो करती है। उसकी वजह यह है कि हायर लेवल ऑफ हायर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हायर हेमाटोक्रेट्स के ऊपर शदीद किस्म का इंक्रीज आता है विस्कोसिटी में। ये चीज आप लोगों ने बच्चे याद रखनी है। ठीक हो गया कि विस्कोसिटी हमेशा सडनली फिर इंक्रीज कर जाती है। तो जितना ज्यादा आरबीसीज का मास होगा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी ब्लड की, और वो उतना स्लो ट्रेवल करेगा और वो उतना ज्यादा टर्बुलेंस का शिकार होगा। ये बेसिकली पॉइंट मेरा प्रूव करने का था। अब आपको यहाँ पे छोटी सी एक एग्जांपल देता चलूं कि जो लोग, ये आपका क्लिनिकल है, जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं तो उनके अंदर रेनॉल्ड नंबर का इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी होती है।
क्यों? क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर आपकी बॉडी जो होती है वो कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स में पॉलीसाइथीमिया करवाती है। एंड व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया बच्चे? पॉलीसाइथीमिया इज द ऑपोजिट ऑफ एनीमिया। एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स का नंबर कम होता है, पॉलीसाइथीमिया में इंक्रीज करता है। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे जब ऑक्सीजन कम होती है तो बॉडी को ये रिस्पॉन्स मिलता है कि भाई ऑक्सीजन कम है, तो बॉडी के अंदर ऐसी अडेप्टेबल चेंजेस आती हैं कि आरबीसी का जो नंबर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो वहां पे रेड नॉट नंबर इंक्रीज करने की भी टेंडेंसी हो सकती है। ये आपका एक क्लिनिकल था, मैंने आपको साथ ही बता दिया। उसके बाद बच्चे मैंने आपको बताना है इस चैप्टर का एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पीएनएस एंड एसएनएस। बच्चे ये एक बात याद रखिएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है तो वेसल्स की जो टोन होती है वो इंक्रीज करती है। क्यों वेसल्स की टोन क्यों इंक्रीज करती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टोन होती क्या है। बच्चे टोन बेसिकली मसल्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? किसी भी मसल की प्रॉपर्टी हो सकती है टोन, स्केलेटल मसल की भी, स्मूथ मसल की भी, कार्डियक मसल की भी। अब आपका जो वेसल्स का मसल होता है दैट इज स्मूथ मसल, तो उनके अंदर एक टॉनिक स्टेट मेंटेन रहती है। टॉनिक स्टेट मेंटेन से मुराद ये कि कॉन्टिन्यूअस बेजल कॉन्ट्रैक्शन उनके अंदर मेंटेन रहती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, कॉन्टिन्यूअस बेजल कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार, बेजल का मतलब है मिनिमम लेवल पे थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन, थोड़े से वो टेंस रहते हैं। जैसे मैं आपको ये एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टाइप ए पर्सनैलिटी के होते हैं। हम लोग जब बिहेवियरल साइंसेस पढ़ते हैं ना, किसी ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकाइट्री पढ़ते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जनरली दो तरह के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप ए ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हमेशा थोड़े से एंक्शियस रहते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी इर्द गिर्द सराउंडिंग में चेंजेस को, और थोड़ा सा मतलब परेशान रहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ये है कि वो स्मूथ मसल की बेजल टोन को मेंटेन रखता है। लेकिन आपने याद रखना है कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्पेशली स्टिमुलेशन होती है, एज इन द केस ऑफ एंजाइटी, फेयर, या कोई किसी को दिल का दौरा पड़ गया, अल्लाह ना करे, या कोई आपके सामने अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है फेयरफुल जिसमें आपको सांप दिखाई दे गया या आपको भागना है किसी जगह पे, तो इन सब कंडीशंस के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट में एक्टिवेट होता है और वो इंक्रीज करवाता है टोन को। जब स्मूथ मसल की टोन इंक्रीज करती है तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं, जो कि नॉर्मली ऐसे फॉर एग्जांपल अगर अरेंज्ड हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बिल्कुल छोटे छोटे होके ऐसे हो जाएंगे। इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान नहीं, बस आप ये देखें कि इसका होगा क्या, नुकसान या फायदा ये बात की बात है कि वेसल का जो साइज होगा वो कम हो जाएगा और वेसल जो है वो वेजोस्पैज्म में चली जाएगी, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये नहीं करता। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बच्चे क्या करता है कि जब भी रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन होती है, आप लोग बड़े मजे से बैठे हुए हैं अपने घरों में, किसी ने एसी लगाया हुआ, किसी ने पंखा लगाया, इवन कुछ एरिया के लोगों ने हीटर लगाया होगा, अपने मौसम के अकॉर्डिंग आराम से बैठे हैं, हाथ में चाय का कप है, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन है। तो इस कंडीशन में बच्चे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेसल्स को रिलैक्स रखता है, ठीक है, रिलैक्स रखता है। दूसरी चीज आपको ये बताऊं, जब स्पेशली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हो उसको स्टिमुलेट किया जाए, मतलब बेजल लेवल से हट के बेजल लेवल से ज्यादा स्टिमुलेट करके, तो वो वेजो डायलेटेशन करवा देता है, ठीक हो गया, यानी कि वेसल्स का साइज इंक्रीज करवा देता है, उनके स्मूथ मसल की टोन को डिक्रीज करवा देता है। पीएनएस का काम है स्मूथ मसल को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है कि स्मूथ मसल की जो टोन होती है ना उसको डिक्रीज करवाए, ठीक हो गया। तो ये वाली बातें आपको यहाँ पे इसलिए बताई कि आप लोगों को ये वाली बात समझ आए। एक और चीज बच्चे आप लोगों को छोटी सी यहाँ पे बताता चलूं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं कि अभी आप लोगों ने थकना नहीं है, एकदम बमुश्किल 1.5 घंटे का लेक्चर है, आप लोगों ने ये दोनों चैप्टर पढ़ लेने हैं, आप लोगों के प्रॉफ सर के ऊपर है, आप लोगों को फायदा होगा फिर। अच्छा, दूसरी चीज बच्चे आप लोगों को ये बताऊं कि जब भी फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी कि स्ट्रेस का रिस्पॉन्स जब भी आता है, तो आपकी जो ब्लड फ्लो होता है हमेशा वो किन जगहों को ज्यादा हो जाता है और किन जगहों को कम, ये आप समझ लें। आप इमेजिन कीजिए, पहले सिनेरियो एक इमेजिन करेंगे तो समझ आएगा, वरना नहीं आएगा, कि एक बंदा है अंधेरे में, वो कब्रिस्तान से गुजर रहा है, उस कब्रिस्तान में अचानक उसके आगे कोई डॉग आ जाता है बाग करने के लिए, या स्नेक आ जाता है। अब जब आपके सामने स्नेक आएगा
तो आप वहां पे आराम से खड़े होकर स्नेक को देखेंगे या भागेंगे वहां से? ऑब्वियसली यू विल रन अवे। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे जब आप लोग रन अवे करते हैं तो ब्लड फ्लो जो होता है जीआईटी को कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त आपने भागना है उस वक्त जीआईटी को ब्लड फ्लो ज्यादा करके क्या करना है, उस वक्त हमें खाने की डाइजेशन नहीं चाहिए, उस वक्त हमें भागना है। अच्छा, इसी तरह बच्चे आप ये देखें कि जो आपका रीनल फ्लो होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे बच्चे आप ये देखें कि जो आपका होगा कनेक्टिव टिश्यू को जो फ्लो होगा वो भी कम हो जाएगा। चौथे नंबर पे बच्चे आए तो आपका जो ग्लैंड्स का फ्लो होगा वो भी कम हो जाएगा। तो फिर फ्लो किस चीज को बढ़ेगा बच्चे? फ्लो, ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज करेगा टुवर्ड्स योर मसल्स, टुवर्ड्स योर बोन्स, ताकि आप भागने के लिए तैयार हो जाएं। आपके हार्ट को जो ब्लड फ्लो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, आपके ब्रेन को जो फ्लो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने ये चीजें याद रखनी है कि जब भी आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस ना समझ आए तो ये मेरा बताया हुआ सिनेरियो आपने इमेजिन करना है कि अच्छा, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को के इफेक्ट्स मुझे समझने हैं ना तो मुझे एक फियरफुल फाइट एंड फ्लाइट वाली स्टोरी पहले बनानी है माइंड में, फिर मुझे समझ आएगा कि किस जगह पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, किस जगह पे कम होगा। और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो मैं वो भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें कि आप घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, तो आपने घर में आपने भागना थोड़ी है, तो आपका जो मसल्स को फ्लो होगा वो कम होगा, जो बोन्स को फ्लो होगा वो कम होगा, और जीआईटी को जो फ्लो होगा ज्यादा होगा। तो इसलिए आराम सुकून से आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशंस में अपना स्टूल भी पास कर सकते हैं, डाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, किडनीज को ब्लड फ्लो जो है वो सही होगा, नॉर्मल होगा, तो आप लोग इजीली यूरिन भी पास कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल यूरिन पैसेज भी हो जाएगा। तो अब आप लोग को ये दो सिनेरियोस मैंने इमेजिन करवा दिए। अब आपने इन्हीं दो सिनेरियोस को इस्तेमाल करते हुए हर जगह पे पूरी फिजियोलॉजी में अप्लाई करना है। आपको फिजियोलॉजी हलवा लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पूरी फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये वाली चीज बहुत नहीं समझ आती ना। जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे भी ये मुश्किल होती थी कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स को कैसे समझना है। एफएससी से हम लोग थोड़ी सी बेसिस बना के आए होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती। चलो जी, उसके बाद बच्चे आ जाओ अब आप लोग दूसरे टॉपिक पे, जो कि है हमारा दूसरा चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं फरहान का फेवरेट टॉपिक, डिस्टेंसिबिलिटी। ठीक है, तो बच्चे डिस्टेंसिबल का मुराद क्या होती है? सबसे पहले आप लोग इस चीज को आराम से समझ लो। बच्चे डिस्टेंसिबिलिटी से मुराद बेसिकली ये चीज होती है कि एक ब्लड वेसल के अंदर अगर ब्लड फ्लो जा रहा है तो इसके अंदर कितनी एबिलिटी मौजूद है कि ये स्वेल करके अपने अंदर ब्लड को एकोमोडेट करे, थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर जाए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चे इसकी एक एग्जांपल, पहले वो सुनिए, वो ही पुरानी वाली एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यू हैव अ बलून, इसके अंदर आपने एक गिलास पानी डाला है तो वो इसके अंदर एकोमोडेट हो गया। इसी बैलून के अंदर बच्चे अब आप लोग क्या करते हो, 10 गिलास पानी डाल देते हो, और अगर वो बैलून उसको एकोमोडेट कर लेता है और फटता नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि उसकी डिस्टेंसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक हो गया। डिस्टेंसिबिलिटी बेसिकली एबिलिटी है उस ऑर्गन की, बेसिकली इस केस में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, वेसल्स की एबिलिटी है कि वो कितने ब्लड के वॉल्यूम को अपने अंदर ओवर एंड अबव नॉर्मल रेंज एकोमोडेट कर सकती हैं। ठीक हो गया कि नॉर्मली फॉर एग्जांपल उनमें से 10 ml ब्लड गुजर रहा है किसी एक आर्टरी में से, तो वो कितना ज्यादा और इसके ऊपर ब्लड एकोमोडेट कर सकती हैं। इसी चीज को हम थोड़ा सा एनहांस करते हैं तो आप ये देखें कि जो वेन्स होती हैं उनकी डिस्टेंसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू आर्टरीज। डू यू नो व्हाई? बच्चे उसकी वजह ये होती है, आप लोग हिस्टोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ेगा कि वेन्स का जो बच्चे हिस्टोलॉजिकल हम लोग सेक्शन बनाते हैं उसके अंदर हम लोग शो करते हैं ट्यूनिका इंटिमा, उसके बाद हम लोग शो करते हैं यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया, और उसके बाद बच्चे हम लोग यहाँ पे शो करते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ऐसा ही है ना? तो और अगर मैं आर्टरी बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जरा गौर से देखिएगा, ट्यूनिका इंटिमा, ठीक है, उसके इर्द गिर्द बच्चे यहाँ पे ये मैं शो कर रहा हूँ ट्यूनिका मीडिया, और ट्यूनिका मीडिया के अंदर बहुत सारे मसल्स मैं शो करूंगा ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद होगी आपकी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो देखें हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे ये क्लियर कट बता दिया है कि वेन्स के अंदर ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो कम होती है, कम विड्थ की होती है, और आर्टरीज के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो चूंकि एक चीज के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा मसल्स हैं तो वो कम ब्लड को एकोमोडेट कर सकती है, क्योंकि वो
एक्सपेंड नहीं कर सकती, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसाइल नहीं है, ठीक है। लेकिन वेन्स के इर्द गिर्द चूंकि मसल का कंटेंट कम है तो इसलिए वो एक्सपेंसाइल ज्यादा है, वो अपने आप को ज्यादा उसके अंदर अपने ब्लड को समो सकती है, बजाय फटे हुए, बजाय रप्चर के वो इतना अच्छा ब्लड के अमाउंट को स्टोर कर सकती है। ये होती है बच्चे डिस्टेंसिबिलिटी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि डिस्टेंसिबिलिटी का जो कॉमनली फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। डिस्टेंसिबिलिटी इज बच्चे एक्चुअली इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवर इंक्रीज इन प्रेशर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पहले 10 ml ब्लड था, अब 50 ml अकोमोडेट करना पड़ रहा है, तो 50 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम था 10, और प्रेशर अब कितना हो गया, फॉर एग्जांपल पहले प्रेशर 5 मिलीमीटर था, अब हो गया 25, तो इस पूरे के पूरे को हम लोग कहेंगे डिस्टेंसिबिलिटी। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है कि डिस्टेंसिबिलिटी को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि इंक्रीज का मतलब होता है कि डिफरेंस कितना आया है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला बनता है वो है कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होती है बच्चे, सबसे पहली चीज आप लोग को यहाँ पे ये बता दूं कि कंप्लायंस को अगर आप लोग इजीली किसी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो आप कहते हैं डिस्टेंसिबिलिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि ये सारी क्वांटिटीज जो हैं बच्चे बेसिकली आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड कैसे हैं, जरा सा मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा कि एक चीज की डिस्टेंसिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी तो सॉरी एक सेकंड बच्चों, सॉरी बच्चे, मुझे क्लियर करना पड़ गया था अपना थ्रोट। जी बच्चे, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कंप्लायंस के मुतालिक आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंप्लायंस को हम लोग तब ही ये कहते हैं कि जो डिस्टेंसिबिलिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि डिस्टेंसिबिलिटी की जब मैंने सिंपली बात की थी तो मैंने कहा था इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवर इंक्रीज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम। डिस्टेंसिबिलिटी जो थी बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड थी आपके वॉल्यूम से कि कितने ब्लड का वॉल्यूम एक वेसल लेके स्ट्रेच करती है, यही बताया था ना। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी में आप लोग स्पेसिफिकली ये कहेंगे कि उस रिस्पेक्टिव वॉल्यूम के लिए कितना करती है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा तो आप लोगों को फर्क समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। कंप्लायंस के अंदर हम लोग हर वॉल्यूम के हिसाब से स्पेसिफिकली बताते हैं कि डिस्टेंसिबिलिटी कितनी है, लेकिन जब आप लोग सिर्फ डिस्टेंसिबिलिटी की बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। उसके अंदर आप किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे होते। दूसरी एक चीज बच्चे आपको ये बता दूं कि बेवजह अपने आप को उलझाना नहीं है, इसकी बिल्कुल इसकी इच्ची बिची निकाल के अपने आप को इसी तक महदूद रखिए कि कंप्रेसिबिलिटी compliance is basically the product of distensibility into specific volume। ठीक हो गया, यानी कि compliance is a much more bigger thing than distensibility। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ये जो पूरी प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है वो भी लिखवा दूं। कंप्लायंस को बच्चे अगर आप लोग नोट करेंगे तो ये होगा डायामीटर, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, शायद आपको बाद में काम आए। डायमीटर या एरिया चेंज फॉर अ चेंज इन प्रेशर विद फिक्स्ड वेसल लेंथ। ये पहले एक डेफिनेशन लिखें फिर दूसरी समझाता हूं, दोनों को इकट्ठे समझाता हूं। डायमीटर या एरिया चेंज फॉर अ चेंज इन प्रेशर विद फिक्स्ड वेसल लेंथ, यानी कि वेसल के डायमीटर में कितना डिफरेंस आया है जिसके हिसाब से ये हम लोग करेंगे कि उसकी कंप्लायंस कितनी है। अब आप लोग लिखें बच्चे डिस्टेंसिबिलिटी की डेफिनेशन, डायमीटर और एरिया चेंज फॉर अ स्मॉल चेंज इन प्रेशर, स्मॉल चेंज इन प्रेशर। अब देखो मैंने क्या बात की, मैंने आपको पहले ही ये बताया कि जो आपकी डिस्टेंसिबिलिटी है वो छोटी वैल्यू है, जो कंप्लायंस है इट्स अ बिगर टर्म। तो इसीलिए बच्चे इस हिसाब से हमारी ये वाली बात डेफिनेशन बिल्कुल खरी उतर गई, कंप्लीट हो गई कि कंप्लायंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी इनटू वॉल्यूम। अब एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने आपको ये भी बताया कि वेन्स की डिस्टेंसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो क्योंकि वेन्स की डिस्टेंसिबिलिटी ज्यादा होती है तो वेन्स की कंप्लायंस भी ज्यादा होगी। याद रखिएगा वेन्स की कंप्लायंस जो होती है वो 24 टाइम्स ज्यादा होती है कंपेयर टू आर्टरीज, आर्टरीज की 1 टाइम होती है। और ये 24 टाइम्स ज्यादा कैसे हो गई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कंप्लायंस इक्वल्स टू डिस्टेंसिबिलिटी इनटू वॉल्यूम।
तो वेन्स जो होती हैं वो 8 टाइम डिस्टेंसेबल होती हैं और 3 टाइम ज्यादा वॉल्यूम को एकोमोडेट कर लेती हैं। तो 8 इंटू 3 मीन 24, तो 24 टाइम ज्यादा कंप्लायंस को होल्ड कर सकती हैं। ठीक, कंप्लायंस होती है इनकी। उसके बाद बच्चे मैंने आप लोगों को कुछ फिगर्स जो हैं वो डायरेक्टली दिखाने हैं गाइटन के, ताकि आप लोगों को चीज समझ आ जाए। जी ये देखें बच्चे, आपको ये वाली फिगर मैंने दिखानी थी कि डिलेड कंप्लायंस क्या होती है। सबसे पहले बच्चे आप लोग ये देखें, ये इसने टाइम इंटरवल को प्लॉट किया यहाँ पे और साथ है प्रेशर। ठीक है, हमने ये देखें जिधर मेरा एरो मूव कर रहा है, ये हमने बच्चे ब्लड का वॉल्यूम डाला एक ब्लड वेसल के अंदर। ये नॉर्मली जा रहा था तकरीबन 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर था एक ब्लड वेसल का, जिसके अंदर ब्लड वॉल्यूम बेजल लेवल पे जा रहा था। अब हुआ कुछ ऐसे कि उस जगह पे उसी वेसल में ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया। जब ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेसल की जो लेंथ है, जो वेसल का डायमीटर है, वो तो फिक्स्ड है। तो वही वाली पुरानी एग्जांपल के एक बैलून के अंदर एक गिलास डाला, एक बैलून के अंदर 10 गिलास डाला। 10 गिलास डाला तो 10 टाइम वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम प्रेशर भी इंक्रीज कर गया। अब जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो आहिस्ता 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 ये जो प्रेशर होता है ये नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। नॉर्मल लेवल पे नहीं बल्कि बेजल दरमियाने लेवल पे एक आ जाता है। ठीक हो गया। मैं दोबारा बताऊं कि आपने एक ब्लड वेसल के अंदर गुजार रहे थे आप 5 ml का ब्लड। ठीक है, और उस वक्त जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक ब्लड वेसल थी, इसमें ब्लड का वॉल्यूम मौजूद है 5 ml और यहाँ पे प्रेशर भी तकरीबन 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि न्यू कंडीशन में वॉल्यूम जो होता है वो 50 ml हो गया है। मुझे 50 ml इसमें डालना पड़ रहा है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, वो भी 50 हो जाएगा। लेकिन समझाने का पर्पस ये है कि ब्लड वेसल्स की खास तौर पे वेन्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि विद टाइम टेम्पोरली, मैं जब भी बच्चे वर्ड आएगा टेम्पोरली का, तो टेम्पोरल का मतलब होता है विद टाइम। टाइम के साथ साथ बच्चे वो प्रेशर डिक्रीज होके 30 मिलीमीटर तक आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता 10 मिलीमीटर तक। क्यों, ऐसा क्यों है, जबकि ब्लड वॉल्यूम तो उतना ही मौजूद है वहां पे। उसकी वजह यह है कि जो हमारे ब्लड वेसल की वॉल होती है वो थोड़ा 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 डिस्टेंड करने की कोशिश करती है, कंप्लायंट होने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो इतने ब्लड को अकोमोडेट कर लेती है विदाउट क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट प्रेशर चेंजेस। ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ब्लेसिंग रखी है। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया है कि वेसल्स जो होती हैं वो अपनी कंप्लायंस जो होती हैं वो डिलेड वे में शो करती हैं, फौरन क्विकली शो नहीं करती। ये वाली चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप लोगों को मैंने दिखानी है ये पल्सेस डिफरेंट तरह की। तो सबसे पहले बच्चे आप लोग ये देख लीजिए कि जो पल्स होती है वो क्या होती है। पल्स बेसिकली एक वेव होती है जो कि ट्रेवल करती है, जहां पे आपका हार्ट है वहां पे आपकी हार्ट बीट जनरेट कर रही है। उस जगह से लेके जहां तक उसने ट्रेवल करके जाना होता है, जो उसका डिस्टल एंड होता है, वहां तक वो ट्रेवल करती है ये वेव फॉर्म, इसको हम लोग पल्स कहते हैं। ठीक हो गया। मैं दोबारा आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि पल्स बेसिकली एक वेव फॉर्म होती है जो कि वेसल की एंडिंग पे, वेसल की बेसिकली आप कह लें जहां पे वेसल कंक्लूड हो रही है, जहां पे वेसल का रास्ता खत्म हो रहा है, वहां पे जाके वो आपको फील होती है वेव फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ पल्स। ठीक है, अब आप ये देखें बच्चे कि ये डिफरेंट तरह की पल्सेस दिखाई हुई हैं। आप लोगों को पेपर में पल्स ड्रॉ करके दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि बताओ इनकी पल्सेस किस शेप की होती हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप लोगों ने अभी इस डिटेल में जाने की कतई जरूरत नहीं है कि जो पल्सेस हैं उनकी ये शेप किस वजह से है। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को लाजमी समझा दूंगा जितना आपके फर्स्ट ईयर के लेवल पे जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले बच्चे आप लोग ये देखें कि जो नॉर्मली पल्स है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसका एम्पलीट्यूड ये है। एम्पलीट्यूड से मुराद ये है कि इसकी हाइट इतनी है। अगर एक बंदे को एओर्टिक स्टेनोसिस है, एओर्टिक स्टेनोसिस का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ये हार्ट के अंदर एओर्टा अराइज कर रही है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आपको पता है कि एओर्टिक वाल्व मौजूद है। नॉर्मली एओर्टिक वाल्व का जो डायामीटर होता है वो तकरीबन 4 to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि वो नैरो होके इतना कुछ हो गया है और वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। तो इसका क्या मतलब है
कि जो आपके वेल्व की ओपनिंग है वो स्टीनोज कर चुकी है, वो छोटी हो चुकी है, वो नैरो हो चुकी है। तो एओर्टिक स्टीनोसिस के केस में जो पल्स होगी वो कम ट्रांसमिट होगी और उसका एम्पलीट्यूड भी थोड़ा सा कम होगा। ठीक हो गया। दूसरी चीज बचे, इसी के ऑपोजिट में आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ओपनिंग का साइज उतना ही है लेकिन आपने आपके वेल्व्स ने जो क्लोज करना था इस ओपनिंग को वो क्लोज नहीं कर रहे, वेल्व्स का फेलियर हो चुका है, जो एओर्टिक वेल्व्स हैं दे आर फेलिंग इन क्लोजिंग द एओर्टिक ओपनिंग। तो इसकी वजह से क्या नुकसान होगा? इसकी वजह से यह नुकसान होगा कि जितना भी ब्लड आगे की तरफ जाना था वो दोबारा पीछे की तरफ आएगा और दोबारा आगे की तरफ जाएगा, यानी कि टू एंड फ्रो मूव करके फाइनली पुश होगा एओर्टा के अंदर। तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम जब इंक्रीज करता है, क्योंकि आप ये देखें छोटी सी मिसाल कि फॉर एग्जांपल 10 ml ब्लड ने एक एपिसोड के अंदर आगे पुश होना था, 10 ml पुश नहीं हुआ, 10 ml के बजाय 5 ml पुश हो गया, 5 ml पीछे आ गया, रिगर्जिटेट कर गया, बैकवर्ड आ गया, बैक फ्लो हो गया ब्लड का 5 ml का। तो वो 5 ml ब्लड जो बाकी हार्ट में ब्लड है उस 5 ml के साथ मिक्स हो गया। तो आप ये देखें कि जो पुराने जो ऑलरेडी हार्ट में ब्लड पड़ा उसमें 5 ml का इंक्रीज आया है, तो जब 5 वो सारे का सारा ब्लड एक दफा दोबारा पुश होगा तो उसका ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा बच्चे मेरी एक बात की, रिगर्जिटेशन में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाते हैं, तो इसी वजह से जो पल्स का साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा, जो पल्स का एम्पलीट्यूड है वो नॉर्मल पल्स की निस्बत इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यही वाली वेव फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं, कोई इसके अंदर ऐसी ओखी बातें नहीं है। दूसरी चीज बचे, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आर्टरीज के अंदर हार्डनिंग हो जाती है। ठीक है, स्क्लेरोज्ड हो जाती है, स्क्लेरोसिस का वर्ड जो होता है वो हार्डनिंग के लिए होता है, और इवन एथेरोस्क्लेरोसिस भी इसी के अंदर, या आप ये कह लें कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी इसी के अंदर आ जाता होता है। तो उसमें भी जो पल्स होती है वो उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है। क्यों? ये देखें बच्चे, फॉर एग्जांपल ये एक वेसल है, इसके अंदर यहाँ पे ऑक्लूजन है, जब ब्लड यहां से गुजरेगा तो उसको जोर से गुजरना पड़ रहा है, वो क्या करेगा, जोर से ऐसे करके गुजरेगा, तो जब यहाँ पे उसकी टक्कर होगी उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी वो इंक्रीज होंगी, तो आपको जो पल्स है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलेगा। ठीक हो गया। आई होप बच्चे के कुछ ना कुछ आपको ये वाली बातें अभी तक समझ आ रही होंगी। उसके बाद बच्चे मैंने आप लोगों को एक और पिक्चर दिखानी है गाइटन की, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि व्हाट इज डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होती है बच्चे? डैम्पिंग एक फिनोमेना है, ये देखिए इसने आपकी बुक में पिक्चर बना के दिखाई है कि जो पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं तो ये बेसिकली प्रोड्यूस होने के बाद बिल्कुल इनकी जो लाइंस होती हैं वो ऐसे स्ट्रेट हो जाती हैं। कैसे? ये देखो, एक सेकेंड, ये जो मेरा एरो फॉलो करो, जो ऊपर पल्स प्रोड्यूस हुई है ये हार्ट में हुई है। ठीक है, ट्रैवल करते करते बच्चे ये फीमर में भी, फीमोरल आर्टरी में गई है और रेडियल आर्टरी में गई है, उनकी फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस हैं आर्ट्रियोल्स, वहां पे गई हैं, तो इनका एम्पलीट्यूड और भी कम हो गया। पहले देखो इतना बड़ा, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूँ ना, समझ आ जाएगा। फिर पहले इतना बड़ा एम्पलीट्यूड जब हार्ट में थी, फिर फेमोरल या रेडियल आर्टरी में गई तो एम्पलीट्यूड कम होके इतना हो गया, फिर मैंने कहा आर्ट्रियोल्स में गई तो और कम हो गया, और फिर कैपिलरीज के अंदर गई तो ऐसे ऐसे होने लग गई। ये क्या हुआ? ये सारे का सारा एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज कर गया बच्चे? इस एम्पलीट्यूड के डिक्रीज करने की वजह होती है डैम्पिंग फिनोमेना। ठीक है, डैम्पिंग फिनोमेना बच्चे ये कहता है कि जब आपकी पल्स ट्रेवल करती है साइट ऑफ ओरिजिन से लेके, साइट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे बेसिकली आपका हार्ट है, किसी भी पल्स का साइट ऑफ ओरिजिन हार्ट ही होता है, और जिस जगह पे वो जाती है वो उसका साइट ऑफ टर्मिनेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग उसको फील करते हैं, आर्ट्रियोल्स के अंदर हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, मेजर आर्टरीज जिस तरह आपकी रेडियल आर्टरी है, फेमोरल आर्टरी है, यहाँ पे फील कर सकते हैं। तो आप लोग ये देखें कि जितना ज्यादा लंबा सफर होगा, ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर द पाथवे जो कि उस पल्स को ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ग्रेटर विल बी डैम्पिंग, उतनी ज्यादा पल्स की एनर्जी लूज हो जाएगी और उतनी कम आपका एम्पलीट्यूड होगा पल्स का। ठीक है, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेसल्स के कैरेक्टरिस्टिक भी डिटरमिन करते हैं। वेसल का जो ल्यूमिन होगा वो जितना ज्यादा रफ होगा उसके हिसाब से भी डैम्पिंग इंक्रीज करती है और एम्पलीट्यूड कम होता है। ठीक है, यानी कि वेसल्स अगर ब्लड के रुकावट बार बार बनी जा रही हैं, एक दफा दो दफा अगर मतलब एक अगर कोई क्लॉट मौजूद है तो उसकी वजह से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता,
लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगा फिर पल्स जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। आई होप बच्चे कि दूसरे जो आपके दो फैक्टर्स हैं डैम्पिंग के, ये आपको समझ आएंगे, और ये आपके एससीक्यू का भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू का भी क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चे मैं आपको ये बताता हूं कि मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है। बच्चे पहले इसका फॉर्मूला नोट कर लें कि मीन आर्टीरियल प्रेशर इज बेसिकली 1/3 पल्स प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर। मुझे नहीं याद कि गाइडन में लिखा है या नहीं, आप लोग ये लिख लीजिए। बच्चे होता बेसिकली ये है, पहले मैं आप लोगों को कुछ और कॉन्सेप्ट दे दूं फिर हम लोग मीन आर्टीरियल प्रेशर की तरफ जाते हैं। ये देखें बच्चे, ये है आपका हार्ट, ठीक है। इसके अंदर जो वीनस रिटर्न है वो आ रहा है सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा के थ्रू, और एओर्टा के थ्रू जो ब्लड है वो पुश कर रहा है, हार्ट अपना ब्लड पुश कर रहा है, ठीक है, पेरिफेरल सारी की सारी सर्कुलेशन के अंदर। अब आपको बात बताने वाली ये है कि हार्ट जितना भी वीनस रिटर्न रिसीव करता है, तो बेसिकली हार्ट की जो फिलिंग होती है, जो हार्ट की फिलिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रीलोड। ये मेरी बात याद रखिएगा, प्रीलोड बेसिकली वो वीनस रिटर्न होता है, वो ब्लड का वॉल्यूम होता है जो हार्ट को वापस आता है पेरिफेरी में से और हार्ट उसको रिसीव करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रीलोड, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे आपको ये बतानी है कि हार्ट फॉर एग्जांपल ये छोटी छोटी आपकी आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, इनके अगेंस्ट जो है हार्ट को पुश करना है अपना ब्लड। तो जिस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हार्ट अपना ब्लड पुश करता है उसको हम लोग कहते हैं आफ्टर लोड, ठीक हो गया। अब आप लोग ये देखें कि आफ्टर लोड इज बेसिकली रेजिस्टेंस एंड प्री लोड इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन हार्ट, जो हार्ट रिसीव करता है, दैट इज रिसीव्ड बाय हार्ट, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे मैं आपको ये बताता हूं कि हार्ट के वेंट्रिकल्स के खास तौर पे दो तरह के प्रेशर होते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर होता है रिलैक्सिंग प्रेशर, जिसमें वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा और प्रीलोड को रिसीव करेगा, ठीक हो गया। और जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है बच्चे, इट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रेशर, जिसमें आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को पुश करने के लिए अगेंस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस जगह पे आता है? आर्ट्रियोल्स में आता है, मेजर आर्टरीज में आता है, टिश्यू के लेवल पे आता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर बेसिकली आफ्टर लोड को ओवरकम करने के लिए होता है। अब ये भी मैंने बता दिया। अब ये देखो कि जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया, पल्स प्रेशर का 1/3 प्लस डायस्टोलिक प्रेशर। तो पल्स प्रेशर अब क्या भला है बच्चे? पल्स प्रेशर हम लोग कहते हैं, ये देखो, इक्वल्स टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक। अगर मैं आपको कहता हूं एक बंदे का नॉर्मल बीपी जो है वो 120/80 है, तो उसका पल्स प्रेशर कितना होगा? 120 माइनस 80 इक्वल्स टू 40। और 80 को बच्चे अगर आप लोग 3 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट, आप कह लें 8 एंड 28 तकरीबन, ठीक है। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो कितना बनेगा एक नॉर्मल बंदे का? वो बनेगा 28 प्लस 40। हाँ बिल्कुल। तो टोटल मीन आर्टीरियल प्रेशर कितना हुआ? 68। तो कहने का ये मतलब है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर से रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज भी आ सकता है कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। मीन आर्टीरियल प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। एक और भी रिलेशन हमने बहुत जगहों पे पढ़ना है और पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, वो है मीन आर्टीरियल प्रेशर इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कि पेरिफेरी में कितना रेजिस्टेंस है जिसके अगेंस्ट हार्ट ने अपना कार्डियक आउटपुट को पुश करना है, ठीक हो गया। ये भी फॉर्मूला है, लेकिन बच्चे इस फॉर्मूले से आप लोग इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत सारी वैल्यूज दी हो, मीन मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको सिस्टोलिक बीपी भी दिया हुआ है, डायस्टोलिक बीपी भी दिया हुआ है, आपको कार्डियक आउटपुट की वैल्यू भी दी हुई है, आपको स्ट्रोक वॉल्यूम भी दिया हुआ है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी दिया हुआ है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम भी दिया हुआ है, और इतनी सारी वैल्यूज देने के बाद कहा गया मीन आर्टीरियल प्रेशर कैलकुलेट करो। तो आपने बौखलाना नहीं है, आपने एंग्शियस नहीं होना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर इक्वल्स टू पल्स प्रेशर, और जो पल्स प्रेशर आएगा उसको 3 से डिवाइड करके उसमें ऐड कर दें डायस्टोलिक प्रेशर। इन सारी वैल्यूज को आप इग्नोर करेंगे, ठीक हो गया। ये वैल्यूज इसलिए नहीं दी गई कि आपने हर वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ करना ही है, कुछ वैल्यूज आपको इसलिए भी दी जाती हैं कि आपने बस इग्नोर कीजिए। उसके बाद बच्चे आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज बतानी है वो है कि वीनस रिटर्न जो होता है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या होती है।
तो बच्चे वीनस रिटर्न को हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज बच्चे जो मैंने आप लोगों को बतानी है वो ये है कि वीनस रिटर्न जो होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में वीनस रिटर्न में क्या फर्क आता है। सबसे पहले बच्चे ये देखें कि जब हम लोग ब्रीथ कर रहे होते हैं तो आप जब इंस्पायर करते हो ना तो आपका जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज जो होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो उसका मतलब है वहां पे प्रेशर डिक्रीज करता है, यानी कि वहां पे सकिंग प्रेशर डेवलप होता है जो कि चीजों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो आप ये देखें कि यहाँ पे मौजूद है हार्ट, यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है ग्रेट वेसल्स यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा। इनके अंदर जो ब्लड होगा वो सक्ड इन हो जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा वीनस रिटर्न आएगा तो हार्ट ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पुश करेगा। ये मैं आपको एक जनरल रीजन बता रहा हूं, लेकिन कुछ जगहों पे इसके ऑपोजिट वाली बात भी लिखी है, हम ऑपोजिट को डिस्कस नहीं करते, जो आपकी बुक में लिखी है बस हम उसी पे रहते हैं कि वीनस रिटर्न इंक्रीज करता है इंस्पिरेशन में। अब आप लोगों को बाकी फैक्टर्स मैं बताता हूं जिनके अंदर वीनस रिटर्न की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। आप ये देखें कि ये एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ये इसकी टांगे हैं ऐसे करके। अब जितना भी ब्लड है वो ग्रेविटी की वजह से टांगों में पूल होने की कोशिश करता है, लेकिन जो वेन्स होती हैं वो एंटी ग्रेविटी इफेक्ट के थ्रू इसको ऊपर लेके आती हैं। क्यों? क्योंकि वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वेल्व्स। वो वेल्व्स क्या करते हैं? वो वेल्व्स ये करते हैं कि जो ब्लड यहाँ से ऊपर चला गया है तो वेल्व्स बंद हो जाते हैं ताकि वो फर्दर नीचे ना जाए, फिर जो यहाँ से ऊपर चला जाता है ये बंद हो जाते हैं कि ये नीचे ना जाए। तो आप ये देखें कि वीनस रिटर्न इंक्रीज ही होगा उस बंदे का, नॉर्मल होगा जिसके वेल्व्स जो होंगे वो पेट जो काम कर रहे होंगे वो फंक्शनल होंगे, यानी कि वेल्व्स का काम अपना सही करना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वीनस रिटर्न को इंक्रीज करवाने में। दूसरी चीज बच्चे, जो आपके लेग के काफ के मसल्स होते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने आप लोगों को लोअर लिम्ब में भी पढ़ाया है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली मसल्स के बीच में से गुजर रही होती हैं यहाँ पे छोटी छोटी वेन्स। तो वेन्स को ऊपर पुश पड़ती है, इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है तो वेन्स के थ्रू ब्लड असेंड करके ऊपर चला जाता है। ये तीसरा फैक्टर हो गया। पहला वाला मैंने इंस्पिरेशन बताया। नेक्स्ट फैक्टर बच्चे आप लोग ये देखें कि कार्डियक सक्शन इफेक्ट क्या होता है। कार्डियक सक्शन इफेक्ट ये होता है कि आपने अभी देखा कि राइट एट्रियम का जो प्रेशर होता है वो 0 to 5 मिलीमीटर तक होता है, जो कि बहुत कम प्रेशर है। तो इस प्रेशर पे ब्लड की एफिनिटी होती है कि वो जल्दी जल्दी जाके राइट एट्रियम को फिल कर दे। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो वीनो स्पैज्म होता है, वेन्स की स्पैज्म होती है। जब वेन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, नैरो होंगी ल्यूमेन के अंदर, तो ब्लड ऊपर की तरफ पुश होगा, बिल्कुल वैसे जैसे आप बैलून पकड़ के उसमें पानी भरा उसको दबाएं तो पानी बाहर निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह बच्चे आप लोग ये देखें, मतलब ये आपके सारे के सारे वो फैक्टर्स थे जो कि वीनस रिटर्न को इंक्रीज करते हैं। मैं आपको लेक्चर का लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी वापस आए, 5 मिनट की एक बात रहती है फिर आपको छुट्टी मिलेगी।